एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हम पहले फ्लक्स की तो मीनिंग समझ लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड एक ये फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई कहते हैं। एक्चुअली जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर भी एक फ्लो होता है, उसकी एक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस डायरेक्शन में आ रही है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे? इस फ्लो को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट नॉर्मली पास थ्रू दैट सरफेस। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, तो उसको हम ग्राफिकली उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उसके पाथ में एक हम एरिया इंट्रोड्यूस कर दें, यहाँ आप रेड कलर में देख रहे हैं कि ये एरिया है ए, ठीक है, और उसमें आप देख रहे हैं एरिया वेक्टर भी हमने यहाँ बनाया हुआ है, यानी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? यानी एरिया को भी हम एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। तो एरिया वेक्टर पहले समझ लेते हैं और फिर हम इस बात को समझेंगे। एरिया वेक्टर क्या है? तो ये तो हम जानते ही हैं कि आपका जो एरिया है उसके अंदर एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है एरिया का। तो अब एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? तो अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में उसको एक अगर डायरेक्शन दे दें, एरिया को अगर हम एक डायरेक्शन दे दें, तो उसको हम एरिया वेक्टर एज ए ट्रीट कर सकते हैं। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसकी एक कन्वेंशन है कि कोई भी प्लेन हो, एक प्लेन सरफेस हो। जैसे मान लीजिए ये बुक है, एक प्लेन सरफेस है, मैं इसके सरफेस को, इस एरिया को अगर वेक्टर बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसका नॉर्मल एक डायरेक्शन लूँगा, और वो नॉर्मल फिर दो तरह से होती है, इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। तो कन्वेंशन ये कहती है कि किसी भी प्लेन सरफेस को अगर आपको एज ए वेक्टर, एरिया वेक्टर बनाना है, तो आप उसके आउटवर्ड नॉर्मल ले लें उसकी डायरेक्शन, तो इसी तरह से वो एरिया वेक्टर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एरिया वेक्टर की जो कन्वेंशन होती है डायरेक्शन की, है ना, कन्वेंशन, तो उसको समझ लें आप कि कन्वेंशन क्या होती है? कन्वेंशन ऑफ डायरेक्शन। बस आपको डायरेक्शन जाननी है, तो आप क्या करते हैं कि उसका आउटवर्ड नॉर्मल ले लें। क्या करें? आउटवर्ड नॉर्मल ऑफ एनी प्लेनर, लेकिन वो कैसी भी होनी चाहिए? वो क्लोज भी होनी चाहिए, क्लोज्ड सरफेस, इस तरह से हो। यानी फॉर एग्जांपल वहाँ तो हमने दिखाया हुआ है कि अगर मैं कोई एरिया इस तरह से लेता हूँ, जिसको मैं एरिया को कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसका एरिया है ना, एक रेगुलर फिगर है, और इसके परपेंडिकुलर मैं एक वेक्टर यहाँ इस तरह से शो कर देता हूँ। इसका अगर एरिया ए मैंने कैलकुलेट किया, जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट होगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, इस यूनिट वेक्टर से, इस डायरेक्शन के जो नॉर्मल बना हुआ है, तो हमारे पास ए एज ए वेक्टर आ जाएगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर जो एन है, ये जो है एन, ये वो है आपका नॉर्मल आउटवर्ड, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो किसी का भी आप नॉर्मल आउटवर्ड ले लें, तो वो उस एरिया की वेक्टर, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, और आप उसको उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट्स एक्चुअली एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पास थ्रू एन एनी सरफेस, जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हो। जैसे यहाँ पर ये एरिया रखा हुआ है और इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस एरिया, या हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म्स में बता सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस दैट पास थ्रू दैट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो नंबर वन, तो दैट फाई, ये फाई को हम अब देखते हैं किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी ई है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है हमारा फ्लक्स। जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी उतना ही फ्लक्स ज़्यादा होगा। और ये नंबर ऑफ लाइंस कब ज़्यादा होंगी? जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी ये ई बढ़ता रहेगा तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती रहेंगी, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी तो हमारा फ्लक्स बढ़ेगा, यानी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है। और अगर मैं इस एरिया का साइज़ जो है छोटा कर दूं, यानी इसका साइज़ छोटा कर दूंगा, तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो यानी कि जो एरिया है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर आप उसके रास्ते में छोटा एरिया रखेंगे तो नंबर ऑफ फील्ड्स जो है वो कम निकलेंगी, उसके अंदर से कम क्रॉस करेंगी। और अगर बड़ा एरिया रख देंगे तो यानी कि एरिया पर भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी दिस फाई इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंट्रोड्यूस। ठीक, अब ये दो चीज़ें तो डायरेक्टली आपको समझ में आ रही हैं, जितनी ज़्यादा फील्ड होगी और जितना ज़्यादा एरिया होगा फ्लक्स आपका उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है दोनों अब वेक्टर क्वांटिटी की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। अब ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन रखा हुआ है, इसका जो प्लेन है, इस सरफेस का जो प्लेन है वो यहाँ पर इस तरह से है। ये हमने जो इंट्रोड्यूस किया प्लेन वो कुछ इस तरह से है। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी इसके हिसाब से सब इसमें से पास हो रही हैं, लेकिन ए और ई के अलावा कोई और फैक्टर भी है जिस पर ये फ्लक्स डिपेंड करेगा, हम उसको समझना चाह रहे हैं। तो अगर अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर इस बुक में से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइम पर कुछ होगा, है ना। लेकिन अगर मैं इस प्लेन को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ इस तरह से, तो आप ये देखें जब ये इस तरह से रोटेट हो रहा होगा तो जो ए वेक्टर है, जो इसका नॉर्मल है, वो किधर रोटेट होगा, तो वो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। अभी ये फील्ड इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग है, लेकिन अगर मैं ऐसे करूँगा तो इसकी एक एंगल आता चला जाएगा इसके अंदर, तो एक एंगल इंट्रोड्यूस होगा। अभी क्या है यहाँ पर, अभी इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, है ना, एट दिस टाइम थीटा इज दिस टाइम इज 0 डिग्री बिटवीन वेक्टर ए एंड ई। लेकिन जैसे जैसे हम इस एरिया को थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, अब देखिए इस टाइम पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना ऊपर से और नीचे से निकल जाएंगी और इस एरिया में से नहीं गुजरेंगी वो। ठीक है, अगर इस एरिया को क्रॉस करना हो तो नहीं गुजरेंगी। अगर मैं ऐसे कर दूं बिल्कुल इस तरह से कर दूंगा, तो जो मेरा वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वो एक्सट्रीम सिचुएशन किस तरह की होगी, अगर मैं इसको बुक को पूरा प्लेन कर देता हूँ, तो हमारा जो वेक्टर होगा, हमारी जो सरफेस होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। यानी ये जो मैंने एरिया भी रखा हुआ था वो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो वेक्टर है, वेक्टर ए, वो ये होगा आपका वेक्टर ए। ठीक है, इस टाइम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आपकी ये है, और ये यहाँ पर ए की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि थीटा इस केस में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये जो केस है हमारा, जो आप देख रहे हो, जब यहाँ पर बुक बिल्कुल इसका प्लेन इसके परपेंडिकुलर है ना, लेकिन इसका नॉर्मल इसके पैरेलल है, तो हम नॉर्मल जो इसका आ रहा है, नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल, उसके रेस्पेक्ट में थीटा को समझते हैं। तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है और इस केस में थीटा 90 डिग्री है। लेकिन इस केस में आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, और इस केस में एक भी फील्ड जो है वो इस एरिया से क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा और यहाँ पर मिनिमम होगा। तो इस केस को समझने के लिए यहाँ पर वो जो डिपेंडेंसी है वो हम समझ सकते हैं कॉस थीटा से। यानी जो एंगल है, जो कॉस है, कॉस थीटा को अगर हम इस तरह से ले लें, तो यहाँ पर 0 डिग्री के लिए मैक्सिमम होता है और यहाँ 90 डिग्री के लिए मिनिमम होता है। यानी यहाँ पर जो फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी मैक्सिमम, और यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा मिनिमम। तो ये आप कॉस थीटा से इसको समझ सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर हैं, यानी आपका जो ओरिएंटेशन है एरिया का, सरफेस एरिया का विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका भी एक रोल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप कंबाइन करें इन सभी फैक्टर्स को, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो ये सिंपली हो जाता है ई ए कॉस थीटा। और अगर आप वेक्टर की टर्म्स में इसको लिखें, कॉस थीटा क्योंकि इन्वॉल्व है, और एक थीटा जो एंगल है बिटवीन ई एंड ए है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट दो क्वांटिटीज़ का आपको जो रिजल्ट देता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसीलिए। ठीक है, यानी कि जो फाई है आपका, फाई जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना और समझना भी है, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कैसे हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हुई, लेकिन उससे बनने वाली जो फ्लक्स है ना, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल ऑन द सरफेस इट्स बिकम अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस फ्लक्स को एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्टेड जो डायरेक्शन है, इसको अगर हम ट्रीट करें एज ए वाटर, अगर वाटर फ्लो कर रहा है, मान लीजिए वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे इंटेंसिटी है, इसी तरह से हमारे पास वाटर की भी इंटेंसिटी होती है, यानी वो उसकी वेलोसिटी होगी और उसकी भी डायरेक्शन होगी। अब हम उस वाटर को अगर कलेक्ट करना चाहें, जैसे हम यहाँ पर एक तरह से कलेक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एरिया से, तो वाटर को भी ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए उसको कलेक्ट करने के लिए हम उसके सामने एक पाइप लगा देते हैं ना, और पाइप का जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो सर्कुलर होता है, तो उसको हमने बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है और उसके अंदर वाटर आ रहा है। अब आपका वाटर जो है जब वो मूव कर रहा है
एक फ्लो में आ रहा है विथ वेलोसिटी, सम वेलोसिटी विथ सम डायरेक्शन, है ना, एक वेक्टर की तरह वो फ्लो हो रहा है। लेकिन जब हम इसको पाइप के थ्रू लेते हैं और किसी बकेट में इकट्ठा कर लेते हैं तो वो चलता हुआ पानी अब स्टोर हो जाता है और वो अब एज ए स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। सिमिलरली इस तरह की से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस एरिया में से गुजरती है ना, तो वो क्या हो जाती है, एक स्केलर बन जाती है। तो इसलिए हमारे जो फ्लक्स है, जैसे वाटर, स्टोर्ड वाटर इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयर इज नो डायरेक्शन, इस तरीके से फ्लक्स में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। और वो भी आपका जो पाइप है उसको अगर आप थोड़ा सा उसका मुंह आप टिल्ट कर देंगे और बिल्कुल पाइप का मुंह इस तरह से आप कर देंगे तो कोई भी पानी आप उसमें से कलेक्ट नहीं कर सकते। नो वाटर, यानी उस टाइम पर फ्लक्स जो होगा, वाटर फ्लक्स कह लें, वो आपका मिनिमम हो जाएगा, यानी थीटा का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, ठीक है। तो इस फ्लक्स के फॉर्मूले को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपका कॉस थीटा है यहाँ पर, अगर इसको और तरीके से समझा जाए या और तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको इस तरह समझा जा सकता है। मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक एरिया है, ये इस एरिया, ठीक है, ये हमने एक एरिया रिप्रेजेंट किया और इस एरिया का जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज़ वेक्टर ए। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना होकर सपोज इस तरह से कुछ हो, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये आपका जो एंगल है थीटा है, ठीक है। तो इसी को तो हम लिखते हैं। अब इसमें एक तरह से इसको और देख सकते हो कि जो ई है इसको अगर आप रिजॉल्व करो कैसे, पैरेलल टू दिस एरिया वेक्टर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो उसका कंपोनेंट इधर भी एक आएगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा थीटा की डायरेक्शन में वो आएगा ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो आएगा आपका ई साइन थीटा। तो हमारे को कौन सी इलेक्ट्रिक इसका इफेक्ट देखना है, इसका कौन सा कंपोनेंट देखना है जो इसके कैसा हो, प्लेन के परपेंडिकुलर हो या आपका एरिया के पैरेलल हो उसका वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो फ्लक्स है जो इसमें से पास होगा तो उसका जो कंपोनेंट होगा, नॉर्मल कंपोनेंट ये वाला है ना, तो उसी को हम लेंगे, दैट इज ई कॉस थीटा और सरफेस एरिया दैट इज इनटू ए। तो हम फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू सरफेस एरिया तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, ई कॉस थीटा इंटू ए, ठीक है। और ये भी आपका सेम वही बन जाएगा, दैट इज ई डॉट ए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट आप आसानी से लिख सकते हो, एसआई यूनिट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम और ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपकी एसआई यूनिट होती है। तो आपने देखा कि एक फ्लो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक एरिया से पास होने के बाद वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है और इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स। सिमिलरली इसको आप वाटर के एग्जांपल से हमेशा याद रख सकते हैं। जैसे पानी को आप कलेक्ट करते हो, किसी बहते हुए पानी को जब आप कलेक्ट करते हो तो वो भी स्टोर हो जाता है एक स्केलर की तरह। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप अगर अपनी विंडो ओपन करें और बाहर हवा चल रही हो, ठीक है, तो जैसे ही आप विंडो का मान लीजिए एक दरवाज़ा खोलेंगे तो कुछ हवा आप महसूस करेंगे, यानी जो स्पीड है एयर की वो तो आप महसूस करेंगे ही, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा आपके रूम में एयर आएगी, है ना। तो एक तो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर ही रहा है। इसके साथ साथ जो एरिया है, अगर आप एक उसका दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको जितनी हवा महसूस होगी उससे डबल आपको, अगर आप दोनों उसके दरवाजे विंडो के खोलेंगे यानी एरिया बढ़ा देंगे तो हवा के जो एंट्री होगी, है ना, वो आपको ज़्यादा महसूस होगी। लेकिन जो ओरिएंटेशन का रोल भी आप इसमें समझ सकते हैं कि अगर आपकी जो एयर फ्लो हो रही है बाहर, है ना, और अगर उसकी डायरेक्शन जो है विंडो के पैरेलल होगी तो अंदर हवा नहीं आएगी, और अगर सामने से हवा का डायरेक्शन है यानी नॉर्मल है तो आपको मैक्सिमम हवा मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा देखा जाता है कि विंडो में से कभी हवा कम और कभी ज़्यादा आती है, तो उसमें भी एक ओरिएंटेशन यानी जो एंगल का है रोल वो फ्लो होता है। तो जो चल रही होती है हवा अंदर आकर वो भी अगेन स्टोर हो जाती है, उसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वो भी अंदर आने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी हम कह सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से पास होती है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस। तो सरफेस का होना जरूरी है फ्लक्स निकालने के लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके अंदर एक चीज़ और करेंगे कि अगर हमारी जो सरफेस है वो रेगुलर सरफेस ना हो और उसमें जो एक सिंगल प्लेन ना हो, यानी उसके अंदर कर्व हो,
क्योंकि हमारा जो एरिया वेक्टर होता है इट वर्क्स ओनली फॉर प्लेनर सरफेस। तो नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और उसके अंदर देखेंगे किसी इरेगुलर फिगर को रखकर कि उसका हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो इसको आप तब तक नोट कर लें। तो अब हम ये देखते हैं, अगर हम किसी एरिया को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो हमारा फ्लक्स का एक्सप्रेशन किस तरह से आएगा। तो क्योंकि हम एरिया वेक्टर जब कंसिडर करते हैं तो उस टाइम हम उसको आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं एक प्लेनर एरिया का। लेकिन अगर हमारा कोई इरेगुलर शेप है जिसका हम एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते और हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी डिफरेंट है, तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और हर पॉइंट के ऊपर जो आपका नॉर्मल होगा, है ना, क्योंकि ये एक प्लेन नहीं है, इसमें कुछ इस तरह से कर्व होगा, तो हर जगह पर जो नॉर्मल होगा उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये एक हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स तो कुछ होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसको क्रॉस करेंगी, लेकिन उसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा, है ना। तो अब सिंपली हम ई डॉट ए से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ई भी डिफरेंट होगा, है ना, और एरिया हम निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक रेगुलर एरिया नहीं है, और जो एंगल है थीटा वो भी चेंज हो रहा है हर पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम छोटा सा एक एलिमेंट यहाँ पर एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं, छोटा सा। तो हमने एक एरिया छोटा एलिमेंट कंसिडर किया ds। मानते हैं इसका जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में n, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सपोज ये है आपकी E। तो ये हमने एक फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसको मानते हैं ds1 और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन है E, ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल है वो सपोज है थीटा। तो अगर हम इस छोटे से एलिमेंट के लिए फ्लक्स निकालें, ठीक है, और उसको फिर हम क्या कर दें, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दें, तो सभी को हम सम करेंगे तो हमारा फ्लक्स आ जाएगा। क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर हम छोटा सा सरफेस एरिया जब लेंगे, है ना, और वो कर्व होने के बावजूद भी अगर उसको छोटा कंसिडर करेंगे देन वी कैन कंसिडर इट एज ए प्लेन, और उस टाइम पर हम उसकी एक डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एरिया वेक्टर का होता है कंसेप्ट भी अप्लाई हो जाएगा, और फिर हम जो हमारे पास फ्लक्स का जो डेफिनेशन है उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस, अभी हमने क्या लिया, सरफेस S लिया, उसका मान लेते हैं एरिया टोटल S है, ठीक है। तो वो कैसे लेंगे, तो वो आपको हो जाएगा फाई, और इसमें सभी एलिमेंट का फ्लक्स, छोटा छोटा फ्लक्स सभी को हम ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जगह पर है, और उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम। अब फाइनाइट, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कुछ वो फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तो उसमें हम डेल्टा यूज़ कर सकते हैं। देखिए डेल्टा S1, ठीक है, इन दो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, इस तरह से इसका आ जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा एलिमेंट भी लेंगे तो मान लीजिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, है ना, और वो आपका जो सेकंड एलिमेंट हो गया वो ds2 हो गया, इस तरह से हो गया। और इस तरह से आप सारे एलिमेंट मान लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमने उस एरिया को डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे d, यहाँ पर s, डेल्टा s बन गया। सारा फ्लक्स ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, एक तरह से डिस्क्रीट केस हो गया, ठीक है। अब इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो समेशन का यूज हो सकता है आई फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 1 to n, है ना, और ये आपका है EI और डॉट डेल्टा SI, ठीक है, ये हो गया, ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक। अब इसमें अगर हम इस एक फाइनाइट जो हम यहाँ लेकर चल रहे हैं एरिया, इस फाइनाइट एरिया को हम, यानी ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम n तक ले रहे हैं, इसको n नंबर को हम बहुत बढ़ा देते हैं, यानी इनके अंदर बहुत छोटे एरिया, बहुत छोटे एरिया में उसको डिवाइड कर देते हैं, जितने छोटे हो सकते हैं, यानी इतना छोटा कर दें इसको डेल्टा S को कि दैट इज़ अप्रोचेस टू जीरो। और वो तभी होगा जब आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बना रहे हो, है ना, इसमें कितने छोटे पीस कर रहे हो, वो सपोज इनफाइनाइट हो जाएं। जब वो इनफाइनाइट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डेल्टा S अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ एक लिमिटिंग केस आ जाएगा आपका। लिमिटिंग केस क्या आ जाएगा कि हमारा जो n है दैट इज़ अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, यानी आपने बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीसेज में इसको डिवाइड कर दिया। तो उस टाइम पे जो डेल्टा S है उसका एरिया होगा अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, और इसके ऊपर आप लगाएंगे समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to n, है ना, और ये हो जाएगा EI डॉट डेल्टा SI, ठीक है, दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट। अब ये जो लिमिटिंग केस है, लिमिटिंग केस जब हम लगाते हैं बहुत स्मॉल चीज़ के लिए, तो डेल्टा S, है ना, डेल्टा S जो है वो स्मॉल हो जाएगा, बिकम बन जाएगा ds, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, यानी ये जो डिस्क्रीट पैटर्न है वो कंटिन्यूस की तरह यूज़ होगा, और ये जो वैल्यू है आपकी ये वाली, ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में साइन कैसे बनता है S की तरह, ठीक।
और ये जो हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट डी एस, ये स्मॉल, अब इंटीग्रेशन में डेल्टा की जगह बहुत स्मॉल हो गया ना, बहुत स्मॉल हो गया, और आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरी सरफेस पर, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी इसको जो है हम क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे गोल लगा देंगे, तो ये एस के थ्रू यानी क्लोज सरफेस पर हम इसका निकाल सकते हैं। तो ये जो है एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन का हम इस तरह की सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं। तो आपका फाई जो है ना, वो हमने अभी निकाला था, तो इस केस में तो ये हो जाएगा इस तरह से ई डॉट डी एस, तो ये भी आपका एक एक्सप्रेशन होगा फाई का, और एक ई डॉट डी ए, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें, एक तो ये आपको एक्सप्रेशन और मिल गया, तो हमारे पास फाई के अब दो तरह से एक्सप्रेशन आ गए, एक तो आ गया ई डॉट ए, और आप इंटीग्रेशन में यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ई डॉट डी एस, ठीक है। तो ये आपका फाई है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हमारा कोई सरफेस, जैसे ये सरफेस है मान लीजिए, और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मान लीजिए हम कोई और सरफेस इस तरह से ले लेते हैं, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर इसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, और यहाँ से वो ऐसे पार हो रहे हैं, सॉरी ये इस तरह से ना, ये इस तरह से, इस तरह। तो यहाँ पर देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में एंटर भी कर रही हैं और एग्जिट भी कर रही हैं, यहाँ से एंटर कर रही हैं, यहाँ से एग्जिट कर रही हैं। तो जब किसी एरिया को क्रॉस करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं तो उस टाइम पर भी एक फ्लक्स होता है, और जब एग्जिट करती है तो वहाँ भी फ्लक्स होता है, क्योंकि एरिया को क्रॉस करना ही तो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया को क्रॉस करना इज कॉल्ड फ्लक्स। तो यहाँ पर भी एक फ्लक्स होगा और एग्जिट पर भी एक फ्लक्स होगा। तो जब एंट्री होती है उस टाइम पर जो फ्लक्स बनता है, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो यहाँ पर जो होगा ना, है ना, इनवर्ड जो होगा, इनवर्ड जब जा रही है ना, इनवर्ड बोलेंगे इसको, तो ये इनवर्ड फ्लक्स जो होगा, इनवर्ड फ्लक्स को कन्वेंशन जो होती है उसको हम लेते हैं नेगेटिव। और यहाँ पर जो ये आउटवर्ड फ्लक्स बनेगा, आउटवर्ड फ्लक्स, तो इसको हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। तो टोटल जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है और कितना एग्जिट कर रहा है, तो उसका डिफरेंस जो होता है वही इसका टोटल नेट फ्लक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम दो तरह से फ्लक्स होता है आपका, फ्लक्स कैन बी नेगेटिव, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, बिकॉज इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये फ्लक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। अगर अब हमको ये समझ में आ गया तो हम इसको टॉपिक को अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। और गॉस थ्योरम बहुत ईजी है, फ्लक्स में थोड़ा टाइम लगा लेकिन बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड hit the bell icon to get the latest video. Thank you for watching.